तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईएससी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 18 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रिवीजन करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग का एग्ज़ाम है वो है बिजनेस स्टडीज़ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। इकोनॉमिक्स आई होप आप लोगों का अच्छा गया होगा। बहुत कोई स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम भी हुआ है। कॉमर्स और इको पेपर देखकर आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है एग्ज़ाम में। तो एक्सपेक्ट करिए आप लोग कि एग्ज़ाम में आप लोगों का इसी तरह का क्वेश्चंस आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये जो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हम लोगों के कॉमर्स में भी था। कॉमर्स में और ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर था। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला चैप्टर कॉमर्स में भी था और वही बीएसटीडी में भी है। सेम है क्या? इसमें और लोअर लेवल का है जो उस चैप्टर में था। समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है कैपिटल। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या अलग अलग सोर्सेस है जिससे वो कैपिटल ले सकता है। तो इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को ये समझना है, फाइनेंस या कैपिटल या फंड्स जो एक कंपनी के पास आता है वो दो सोर्सेस से आता है। एक होता है बोरोड फंड्स, एक होता है ओन्ड फंड्स। ओन्ड फंड्स के कैटेगरी में क्या क्या आ जा रहा है? ओन्ड फंड के कैटेगरीज में आ जाएगा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड प्रॉफिट, एंजल इन्वेस्टर्स, क्राउड फंडिंग, ये सब आ जाएगा ओन्ड फंड के कैटेगरी में। फिर है तुम्हारा बोरोड फंड, इसमें आएगा डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब किसमें आ जा रहा है मेरा? ये सब आ जा रहा है मेरा बोरोड फंड्स में। तो ये पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखना है। दो टाइप ऑफ फंड्स है, ओन्ड फंड और बोरोड फंड्स। ओन्ड फंड में कौन कौन सा आ रहा है और बोरोड फंड्स में क्या क्या आ रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओन्ड फंड से। सबसे पॉपुलर, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। सबसे पॉपुलर है अपना इक्विटी शेयर। क्या है? इक्विटी शेयर है ना। अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में लोग इसके बारे में पढ़े हैं। तो इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स आर दोज शेयर विच कैरी वोटिंग राइट्स बट दे डू नॉट गेट अ प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर जिसके पास वोटिंग राइट्स है, लेकिन उन लोगों के पास, याद रखना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों के पास क्या नहीं है? प्रेफरेंस नहीं है डिविडेंड का और कैपिटल का। मतलब पहले उन लोग को डिविडेंड या कैपिटल नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ फीचर्स को याद रख लेना हम लोगों को। इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू एनी टाइप ऑफ शेयर्स। एक कंपनी सबसे पहले इक्विटी शेयर को इशू करेगा, उसके बाद कोई और सिक्योरिटीज इशू करेगा। दूसरा, दे कैरी वोटिंग राइट्स। सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर लोग के पास ही वोटिंग राइट्स रहता है, डिबेंचर होल्डर्स लोग के पास नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रहा है तो सबसे लास्ट में पेमेंट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग को। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है दे आर इंटाइटल्ड टू रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब अगर बहुत एक्सेस प्रॉफिट हो जाता है ना तो उस एक्सेस प्रॉफिट किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग को। ठीक है ना। तो ये 2-3 पॉइंट्स और इसका डेफिनेशन आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो तो इसका नाम ही में लिखा हुआ है प्रेफरेंस। समझ में आ रहा बात? इसका नाम ही में क्या लिखा हुआ है? प्रेफरेंस। मतलब ये प्रेफरेंस शेयर है, इसको प्रेफरेंस मिला है इक्विटी शेयर के ऊपर। Preference share is the share which has a preference of payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up. इक्विटी शेयर होल्डर लोग से पहले इन लोग को क्या मिलेगा? डिविडेंड भी मिलेगा, और अगर कंपनी बंद हो रहा है, कैपिटल वापस करने का मौका आएगा जब, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को पहले मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग को बाद में मिलेगा। इसीलिए इसको बोला गया प्रेफरेंस शेयर। बट इसका एक ड्रॉबैक्स ये है कि ये लोग के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। ठीक है ना। तो प्रेफरेंस शेयर के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। और देखो ये एक तरीके से ठीक भी है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को बैलेंस किया गया है। इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट्स है
प्रेफरेंस शेयर को बोला गया आपके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा। इक्विटी शेयर को बोला गया क्योंकि आपके पास वोटिंग राइट्स है, आप मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम को आप सेट करते हैं, चेक एंड क्रॉस करते हैं, तो आपको कैपिटल बाद में मिलेगा, डिविडेंड बाद में मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर बोलेगा भाई मेरे तो कोई कंट्रोल नहीं है मैनेजमेंट में, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है पहले हमको मिलना चाहिए। समझ में आया बात? तो दोनों को ठीक से बैलेंस किया गया है। नेक्स्ट आते हैं डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये सब हो गया बोरोड फंड्स में। डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? देखो, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है या एक बोरोड कैपिटल का फॉर्म है। डिबेंचर्स इशू किया जाता है बाय दी कंपनीज। आप अगर डिबेंचर्स को खरीदते हैं तो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा मिलता है पर ईयर, और डिबेंचर एक फिक्स टाइम के लिए इशू किया जाता है। उस टाइम पीरियड के एंड होने में आपको आपका पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट वापस हो जाएगा। ठीक है, तो डिबेंचर क्या है? सबसे पहला पॉइंट, डिबेंचर रिप्रेजेंट बोरोड फंड। दूसरा, डिबेंचर रिसीव इंटरेस्ट एट द फिक्स रेट। शेयर होल्डर लोग को पता नहीं है कितना प्रॉफिट मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। डिबेंचर होल्डर लोग को एकदम फिक्स्ड रेट में इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर होल्डर लोग के पास ऑब्वियसली कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा। डिबेंचर होल्डर लोग को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉफिट से लेना देना नहीं है कुछ। ठीक है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी अगर बंद हो रहा है तो शेयर होल्डर लोग से पहले पैसा मिलेगा डिबेंचर होल्डर लोग को। डिबेंचर होल्डर बोलेगा भाई हम तो क्रेडिटर है, हम थोड़ी तुम्हारे इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, हम तो तुमको उधार दिए, तो उधार पहले चुका, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के पास जाना है। तो होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को डिबेंचर्स। नेक्स्ट आते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। सर रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? रिटेन्ड प्रॉफिट को प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है, रिटेन्ड प्रॉफिट को प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है जहां पे क्या होता है ना, आपका जो प्रॉफिट है खुद आप उस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरा XYZ एक कंपनी है, वो कंपनी का प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ में से 1 साल में प्रॉफिट हो, उसमें से हम 30-40 लाख रुपए निकाल लिए, बाकी 60-70 लाख रुपया वापस से बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दिए ताकि बिजनेस और बड़ा हो और तेजी से ग्रो हो। समझ में आ रहा बात? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड प्रॉफिट या प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जो बिजनेस से कमाया वही बिजनेस में लगा दिए। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, 30 लाख जो ड्रॉ किए वो तो ड्राइंग्स हुआ? नहीं, ड्राइंग्स नहीं हुआ, प्रॉफिट तो पूरा मेरा ही था भाई, पूरा तो हमको ले लेना चाहिए था। समझ में आ रहा है बात? हम नहीं लेके बिजनेस में ही लगा दिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादातर यही देखने को मिलता है ना। तुम दुकान से मान लो किसी महीने में तुम दुकान से बहुत ज़्यादा कमाते हो तो तुम पूरा पैसा नहीं निकालते हो, कुछ पैसा वापस से री इन्वेस्ट कर देते हो। कुछ अमाउंट निकालते हैं, कुछ अमाउंट ऑब्वियसली निकालेगा ही। ठीक है, लोन्स को तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। होपफुली आप लोगों को पता है लोन्स क्या है। बैंक से जो शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स के लिए कंपनीज लिया जाता है उसको बोलते हैं लोन्स। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब होता है, पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब होता है वो डिपॉजिट्स ऑफ मनी जो पब्लिक करता है नॉन बैंकिंग कंपनीज के साथ। नॉन बैंकिंग कंपनीज का मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा पब्लिक डिपॉजिट सिर्फ एक रेप्यूटेड कंपनी को ही मिलता है, अदरवाइज कोई भी कंपनी खोल लेगा, पब्लिक को बोलेगा लाओ भाई लाओ डिपॉजिट दो और लेके भाग जाएगा, गायब हो जाएगा, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो देखो पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि बहुत सारे नॉन बैंकिंग कंपनी, बैंक्स ले रहे हैं तब तो ठीक है, नॉन बैंकिंग कंपनी जो है पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं। भाई पब्लिक डिपॉजिट्स देगा क्यों उसको? क्योंकि वो बैंक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। बैंक बोल रहा है एफडी में कितना रेट मिल रहा है? बैंक में 6% 7%, वो कंपनी बोल रहा है हम देंगे कितना? 12% 13%। और कंपनी है भी रेप्यूटेड, जैसे कि मान लो टाटा है, रिलायंस है, तो ये लोग तो पैसा लेकर भागेगा नहीं ना, रेप्यूटेड कंपनी है। तुम बोल रहे यार 12% दे रहा है या बैंक में दे रहा है 7% ले दे दिया, 12% में वहाँ रख दिया। समझ में आया बात? पॉज कर दो वीडियो को, आसान हो, पॉज कर देना, उसको थोड़ा ठीक कर। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट जो है ये बहुत पॉपुलर सोर्स है और रिसेंट इंडिया में बहुत और ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका बढ़ गया है। अब देखो पब्लिक को तो फ़ायदा हो रहा है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। कंपनीज को क्या फ़ायदा हो रहा है? सोचो कंपनीज को क्या फ़ायदा हो रहा है?
कंपनी अगर जाएगा बैंक से लोन लेने, उससे ज़्यादा लेगा 16, 17, 20%, और पब्लिक से ले लिया 12%, 12% में ले। ठीक है, प्लस बैंक से कुछ चीज़ तुमको गिरवी रखना पड़ेगा, तो अपना है ना, एसेट्स को मॉर्गेज करना पड़ेगा। यहाँ मॉर्गेजिंग का कोई झमेला नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। चलो नेक्स्ट आते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का क्या मतलब है? देखो, ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि एक बिजनेस फर्म दूसरा बिजनेस फर्म को जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए सिर्फ पैसा का नहीं, रॉ मटेरियल्स भी दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो, हम होलसेलर है, तुम जो है रिटेलर हो, तो तुम मेरे पास से 6 महीना के लिए माल लेकर गए, 6 महीना बाद पैसा दोगे, तो ये भी एक तरीके का तुमको फाइनेंस किए ना, हम तो पैसा नहीं दिया, लेकिन हाँ, तो ट्रेड क्रेडिट ही तो उसको बोलते हैं। क्रेडिट में तुमको जो माल दे दिए, हम रॉ मटेरियल्स दे दिए, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ क्या है? फाइनेंस है। इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट या शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आता है, जहां एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए फाइनेंस करता है, चाहे वो मटेरियल्स हो, फिनिश प्रोडक्ट हो। क्लियर हो गया ना पॉइंट? चलो अब आते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लास 11 में इसके ऊपर पूरा चैप्टर था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अब मान लो मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हमको पैसा मिलने वाला है इस बिल के ऊपर 6 महीना या 3 महीना के बाद, हमको अभी चाहिए। अभी कब चाहिए? अभी। तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे बैंक के पास, बोलेंगे देखिए मिस्टर ए से हमको 3 महीना बाद 1 लाख रुपए मिलने वाला है, आप प्लीज़ ये बिल ले लीजिए और हमको भी पैसा दे दीजिए ना, और 3 महीना बाद जाके ले लीजिएगा आप। तो बैंक बोलेगा ओके, बट आई वोंट पे यू 1 लाख रुपीज़, अदरवाइज हमको भी तो 3 महीना बाद 1 लाख मिलेगा, तो मेरा क्या फ़ायदा है? तो कुछ इंटरेस्ट काटेगा। तो बैंक बोलेगा आई विल डिडक्ट अ स्मॉल अमाउंट नोन एज डिस्काउंटिंग चार्जेस, 2%, 3% जो भी रहेगा, ठीक है। तो बैंक मान लो 97,000 रुपीज़ तुमको दे दिया, 3 महीना बाद जाके 1 लाख रुपये उससे ले लिया, 3,000 रुपीज़ बैंक का फ़ायदा हो गया। तो ये भी एक फाइनेंस का सोर्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, GDRs, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स और GDRs। A global depository receipt is an instrument which a company issues in US dollar in order to collect foreign capital। अब देखो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू करता है US डॉलर में, ताकि फॉरेन करेंट कैपिटल उसके पास आ सके। इट इज ट्रेडेड, थोड़ा पीछे जाना मारूफ, it is traded on all foreign stock exchange where it is listed. For example, GDRs issued by Reliance are listed on the New York Stock Exchange. Therefore, these can be purchased and sold only on the stock exchange. The term global means it can be issued in any foreign countries. Company with a good track record issue GDRs. अब देखो, हमको फॉरेन कैपिटल चाहिए, रिलायंस एक कंपनी है, इंडियन कंपनी, उसको फॉरेन कैपिटल चाहिए, तो वो एक सर्टिफिकेट है जिसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, उसको फॉरेन कंट्री में कहीं पे भी, चाइना, US, कोई भी कंट्री में इशू कर रहा है, किसमें? पौंड हो गया या डॉलर हो गया या रियाल हो गया। अब वहाँ का लोग उसको परचेज करेगा, शेयर्स के तरह ही टाइप में है, परचेज करेगा, उसमें उन लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट है ना, ये क्या डोमेस्टिक लेवल में, ये इंटरनेशनल लेवल में, इसीलिए उसको बोला गया ग्लोबल डिप। हाँ, जैसे कि हमको रियाल्स चाहिए, हमको रियाल चाहिए, तो हम क्या किए, सऊदी में जाके GDR इशू कर दिए। अब सऊदी वाले लोग खरीदेगा, उन लोगों का क्या फायदा? उन लोग को मोटा पैसा देंगे, शेयर नहीं है, एक तरह का शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस कर रहे हैं वो। तो कंपनी का क्या फायदा? कंपनी का क्या फायदा? हमको रियाल चाहिए, रियाल मिल गया, इंडिया में कन्वर्ट करा लिया। जब इंडिया में कन्वर्ट करवाने का रहेगा भाई, तो हम डायरेक्टली इंडिया में इशू नहीं करेंगे, हमको चाहिए रियाल। अब क्यों रियाल चाहिए? हो सकता है मेरा कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट है, दुबई में हम कोई प्रोजेक्ट करे, हमको रियाल में पेमेंट करना है, मेरे पास रियाल नहीं है, हम अभी कन्वर्ट करने आएंगे, कन्वर्जन चार्ज दो, ट्रांजैक्शन चार्ज दो, टैक्स दो। समझ में आ रहा बात? चलो ना, वहीं से ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इशू करके रियाल उठा ले रही है, वही लोग का पैसा से काम करके उन लोग को इंटरेस्ट दे देंगे, फिर जो बचेगा लेके आ जाएंगे। समझ में आया बात? अब देखो, ये सब कंपनी हम जाके अभी GDR इशू करेंगे, कोई लेगा? वक्त कौन है ये? रिलायंस, टाटा, बिरला, ये लोग क्या है? ये लोग ब्रांड है, रिनाउंड है, तो ये लोग ही इशू कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब आते हैं एंजल इन्वेस्टर। शार्क टैंक देखते हो? हाँ शार्क टैंक देखते हो ना, उसमें एंजल इन्वेस्टर बहुत टाइम यूज होता है। एंजल इन्वेस्टर का मतलब होता है कोई इंडिविजुअल जो बहुत पैसा वाला है और छोटा मोटा आइडिया और स्टार्टअप में पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर। जैसे कि तुम अपना रतन टाटा सर जो है वो एक एंजल इन्वेस्टर है, वो बहुत सारे कंपनी में पैसा लगाए, ओला हो गया, एवरी बहुत सारे में लगाए। उसी तरह बहुत सारा एंजल इन्वेस्टर्स रहते हैं जो बहुत अभी जो बड़ा बड़ा ब्रांड हो गया उसमें इन्वेस्ट किए। तो एंजल इन्वेस्टर एक हाई नेट बहुत अमीर इंडिविजुअल है जो एक बड़ा एंटरप्रेनर है और जो टिपिकली स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्ट करता है। इसमें रिस्क बहुत हाई रहता है। स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्ट करने में रिस्क क्या है? बहुत ज़्यादा हाई रहता है। मे भी वर्क कर सकता है, मे बी नॉट। मे भी वर्क कर सकता है, मे बी नॉट। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ रहा है बात? चलो अब आगे। वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर capital is the money obtained through a private or public investment funds directed to high risk and high potential enterprises. A venture capitalist is a professionally managed pool of equity capital. He provides seed capital to help startup take off, development finance and accelerate early growth. देखो वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब होता है एक तरह से एक कंपनी जो बैठा ही है फाइनेंस करने के लिए हाई रिस्क प्रोडक्ट को, हाई रिस्क बिजनेस को, जहां पे रिस्क बहुत हाई है लेकिन रिटर्न भी वैसे ही है। समझ में? और सीड कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो सीड कैपिटल क्या होता है। मान लो तुम सोचे कि हम जो है चावल बेचेंगे, तो चावल बेचने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? चावल खरीदना होगा? नहीं, चावल बेचने के लिए तुम सोचे हम उगा कर बेचेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन। समझ लो। वॉट डू यू मीन बाई सीड कैपिटल? सीड कैपिटल होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुम सोचे कि हम चावल को उगाकर मार्केट में बेचेंगे, राइस उगाकर मार्केट में हम बेचेंगे। अब राइस उगाकर मार्केट में बेचने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? बोलो इधर। राइस उगाकर मार्केट में बेचने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना होगा? लैंड चाहिए? नहीं, सबसे पहले तुमको थोड़ा राइस खरीद कर, राइस का बीज को खरीद कर मिट्टी में डालकर देखना होगा कि ये उग भी रहा है या नहीं उग रहा है। समझ में आ रहा बात? अब वो थोड़ा सा जो तुम सीड खरीदोगे, बीज खरीदोगे और उसको मिट्टी में डालकर चेक करोगे कि ये उगता भी है या नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए। तो उसके लिए जो पैसा तुमको मिलेगा ये तुम किसी से लोगे, उसको बोला जाता है सीड कैपिटल। क्या बोला जाता है? सीड कैपिटल। तो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले तुम ट्रायल करते हो, चेक करते हो कि ये चलेगा भी है नहीं चलेगा, ये होगा भी है नहीं होगा। तो ये ट्राई करने के लिए भी कि चलता है या नहीं चलता है, तुमको एकदम इनिशियल लेवल में, प्री स्टार्टिंग लेवल में कुछ पैसा चाहिए। तो वो पैसा जो रहता है उसको बोला जाता है सीड कैपिटल। समझ में आया बात? क्लियर हो गया ना सीड कैपिटल का मतलब? सर अगर हमको इंग्लिश में लिखना होगा तो हम क्या कैसे एग्जाम में? जो बुक में दिया हुआ है। एग्जैक्टली द सेम। ठीक है ना? चलो एक और आता है तुम्हारा क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है? का डिफरेंट है सर ये वाला। हाँ, क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि अब देखो तुम्हारे पास एक बिजनेस आइडिया है, तुम देख रहे हो यार कोई तो हेल्प कर ही रहा नहीं है, बड़ा बड़ा लोग हाथ उठा दिया, तुम क्राउड फंडिंग में उतर गए। जैसे कि इम्पैक्ट गुरु का नाम सुने हो, ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल बिल्स जो होता है, मान लो कोई नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, अब उसके घर में कोई बीमार पड़ गया, अब बहुत भारी डिजीज़ हो गया, अब उसको चाहिए तुम्हारा 10 लाख 15 लाख रुपया ठीक होने के लिए, तो अब कोई एक आदमी तो उतना 10-15 लाख देगा नहीं। तो वो ऐप जो है तुमको क्राउड फंडिंग रेस करने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है बात? मतलब लोग कुछ अमाउंट थोड़ा थोड़ा देगा, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 500, कोई 300, हाँ कोई 200, और तुम्हारा पैसा 10 लाख रुपए हो जाते हैं। इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। ठीक है? चल नेक्स्ट आते हैं हम लोग पीयर टू पीयर फंडिंग। पीयर टू पीयर फंडिंग नहीं, वो सब नहीं करने। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बस ये जानना क्राउड फंडिंग होता क्या है। What do you mean by crowd funding? Yes.
अब पीयर टू पीयर फंडिंग में क्या आ गया? पीयर टू पीयर फंडिंग मीन्स वन बिजनेस फर्म रेजेस फंड फ्रॉम अनदर बिजनेस फर्म। मतलब देखो, एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म से पैसा ले रहा है, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर। समझ में आ रहा है? पीयर टू पीयर फंडिंग। अब ऐसे कैसे होगा? मान लो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज है, दूसरा जो है वो नॉट सो सक्सेसफुल है। क्लियर पॉइंट? एज अ लोन लेगा सर? यस, एज अ लोन हो सकता है, एज अ इक्विटी हो सकता है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो और इसमें होता है वो ऐसे ही कुछ टाइप में है? नहीं, वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट या तो एक वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर्स के तौर पे तुम देख सकते हो। मतलब स्टैब्लिश्ड बिजनेस तो नहीं है ना, ये जो पीयर टू पीयर फंडिंग है ये एकदम स्टैब्लिश बिजनेस को दिया जाता है। समझ में आ रहा है बात? स्टार्टअप बिजनेस को एस्टैब्लिश बिजनेस हाँ, आदिल कादरी सर, आदिल कादरी जो आया था रिसेंट। ठीक है, चलो अब लास्ट पॉइंट आते हैं इसका, फंड फैक्टरिंग। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टरिंग? फैक्टरिंग क्या होता है? हाँ बोलो ना, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टरिंग? फैक्टरिंग क्या होता है? देखो, फैक्टरिंग का मतलब समझ लो, मेरा जो बुक डेब्ट्स है, मतलब डेटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल्स हो गया, ये सब टोटल मिलाकर मान लो फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए आ गए, बट हमको पैसा अभी तो 5 लाख नहीं मिलेगा, किसी से 2 महीना बाद, किसी से 3 महीना बाद, किसी से 1 महीना बाद, किसी से 6 महीना बाद, 5 लाख रुपए टोटल हमको मिलने वाला है। हमको अभी बहुत इमरजेंसी में पैसा का ज़रूरत पड़ गया, हम बोले यार अभी चाहिए, बहुत इमरजेंसी है, तो हम क्या किए, अपना बुक डेब्ट्स को, ट्रेड रिसीवेबल्स को सेल कर दिए। बोले 5 लाख का मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स है, हम आपको 3 लाख रुपए में दे दे रहे, लीजिए आप हमको 3 लाख अभी दे दीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा करके आप पैसा सबसे कलेक्ट कर लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, फंड रेजिंग हो गया, इसको बोलते हैं फैक्टरिंग। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। देखो, हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, टोटल मेरे स्टूडेंट्स लोग से मान लो मिलाकर मेरे 1 लाख रुपए ड्यू है सब स्टूडेंट के पास, 1 लाख रुपीस ड्यू है। किसी के पास 10,000, किसी के पास 5,000, किसी के पास 1,000, और हमको हो सकता है कोई 1 महीना मेरे, कोई 2 महीना मेरे, कोई 3 महीने मेरे, मतलब सब थोड़ा थोड़ा दिन बाद हमको देने वाले हैं। हमको अभी चाहिए पैसा, अर्जेंट है, 1 लाख रुपए हमको उठने वाला है मेरे पास से। हम तुम्हारे पास आ गए, बोले मारू सुनो ना, मेरे पास देखो हमको 1 लाख रुपए 6 महीने के अंदर हमको सबसे मिल जाएगा, लेकिन हमको अभी चाहिए, तो तुम एक काम करो, ये जो मेरा ड्यू अमाउंट है, डेटर्स लोग है, ये तुम खरीद लो, ठीक है, और हमको तुम 1 लाख के बदले जाओ अभी 70,000 रुपये दे दो। तुम हमको 70,000 रुपये दे दिए, अब तुम बाकी सबसे 1 लाख रुपये कलेक्ट कर लोगे। हाँ, अब तुम 70,000 दिए, लेकिन तुमको मिलने वाला कितना है? 1 लाख। हमको 30,000 रुपये कम मिला, बट हमको संगे संग मिल गया। समझ में? मेरा भी काम हो गया पूरा। यस, क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये पोर्शन हो गया हम लोग का कंप्लीट, ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट? चलो वीडियो को स्टॉप कर दो। क्राउड फंडिंग का डिफरेंट